बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि वेपोरेशन और वेपर प्रेशर ये टॉपिक्स इजी हैं रिलेटिवली, ये आप खुद कर लीजिएगा। कोई इशू हो तो आप वो मुझसे क्वेश्चन बेशक अभी कर लें, बेशक क्लास के एंड पे कर लें। आज हमारा टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है कि ये टेम्परेचर है, एक्चुअली द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे ये मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, तो ये एक बॉइलिंग वाटर की डायग्राम है, पिक्चर है एक्चुअली। और इसमें आप देख रहे हैं कि वेपर्स निकल रहे हैं लिक्विड में से, क्या। और इन वेपर्स का जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, ये इक्वल है लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो यहाँ एयर मौजूद है, या कोई भी गैस हो जो लिक्विड की सरफेस के ऊपर हो, उसका जो प्रेशर होगा उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to external pressure. That temperature is called boiling point. At boiling point, constant streams of bubbles, जैसे ये बबल्स की स्ट्रीम्स जा रही हैं, यानी नदियां, ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही, constant streams of bubbles come out of liquid। और ये क्यों स्ट्रीम्स निकल रही होती हैं? एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को इतनी हीट मिल चुकी होती है कि वो लिक्विड के अंदर ही वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है। यूजुअली हमने क्या पढ़ा हुआ है, वेपर कहाँ बनते हैं, वेपोरेशन कहाँ होती है, लिक्विड की सरफेस पर होती है, कि सरफेस मॉलिक्यूल्स वेपर्स बन के तो लिक्विड छोड़ के निकल जाते हैं, दिस इज वेपोरेशन। बट बॉइलिंग पॉइंट पर क्या है कि लिक्विड के इंटीरियर में ही, यानी लिक्विड के अंदरूनी साइड पे ही जो मॉलिक्यूल्स हैं अंदर ही वो वेपर्स फॉर्म है, इतनी उनकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, इतनी उनको हीट मिलती है और उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है मॉलिक्यूल्स की, कि वो लिक्विड के इंटीरियर में ही, अंदर ही एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं और गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं, जिसको हम बबल बोलते हैं। ये बबल एक्चुअली वाटर वेपर्स होते हैं। ठीक है। गैसियस स्टेट में ये चेंज हो जाते हैं। तो क्योंकि इधर आसपास लिक्विड है, तो लिक्विड का प्रेशर इस पर, बबल पर ज़्यादा होगा, लेकिन ऊपर जो एयर है उसका प्रेशर रिलेटिवली, अब ये मैं वेपर की नहीं बात कर रहा, वेपर प्रेशर की नहीं बात कर, ये मैं लिक्विड के प्रेशर की बात कर रहा हूँ। जारी बात है, जैसे समंदर में भी हम जब जो गोताखोर हैं वो जाते हैं, हमने डाल्टन्स लॉ में पढ़ा कि वो हर 100 फुट पे 3 ATM प्रेशर इंक्रीज हो जाता है नीचे जाने से, क्योंकि ऊपर पानी है तो पानी का प्रेशर जो है वो लगता है। तो इसी तरह ये जो वाटर लिक्विड फॉर्म में आसपास, उसका प्रेशर इस पर लग रहा होगा जो कि ज़्यादा है। तो इसलिए ये जो बबल्स हैं, ये ऊपर लो प्रेशर जहाँ हवा का प्रेशर है उसकी तरफ निकलते हैं, बाहर को आते हैं। तो इन वेपर्स का जो प्रेशर है जो इस लिक्विड की सरफेस पर आकर निकल रहे हैं, अब मैं वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूँ, ठीक। ये एक्चुअली एयर के प्रेशर के या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। इस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बबल्स क्यों निकलते हैं? बिकॉज बबल्स को इंटीरियर लिक्विड में प्रेशर ज़्यादा है और ऊपर प्रेशर, लिक्विड के ऊपर बाहर प्रेशर कम है, इसलिए ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऊपर को मूव कर रहे होते हैं। कांस्टेंट बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट पर आप जितनी भी हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं लिक्विड को, तो टेम्परेचर लिक्विड का इंक्रीज नहीं होता।
मसलन वाटर अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है, तो आप बॉइलिंग हो रही है और आप हीट भी दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर 100 आ गया है तो उससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा, बेशक आप जितना भी हीट कर लें। तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। इसकी रीज़न क्या है, टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा? बिकॉज हालांकि हीट भी हम दे रहे हैं, फिर भी टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा? बिकॉज वो जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूज़ हो रही है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में। तो उससे फिर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो रही होती हैं और मॉलिक्यूल्स वेपर्स बन के लिक्विड को छोड़ के जा रहे होते हैं, कांस्टेंट स्ट्रीम्स ऑफ बबल्स निकल रही होती है। सो वो हीट यूज हो जाती है एक्चुअली। आप सॉरी, काइनेटिक एनर्जी नहीं, वो गलत मैंने बोल दिया। वो हीट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने में कंज्यूम हो रही होती है। ठीक है, तो इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, यानी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज नहीं होती। ठीक है, टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम ये कह देंगे कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जबकि हमारा क्वेश्चन ये है कि टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं हो रहा, तो फिर वो हीट किधर जा रही है? वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने में इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट और नेचर ऑफ लिक्विड, ये एक हल्की सी झलक है, आप इसको देख लें कि सबसे कम जो सबसे पहला जो ग्राफ है दैट इज ऑफ डाईथाइल ईथर। और इस ग्राफ में वाई एक्सिस पर आपको वेपर प्रेशर नज़र आ रहा है और एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर। ठीक है, तो व्हाट दिस ग्राफ शोज दैट वेपर प्रेशर ऑफ डाईथाइल ईथर एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसका वेपर प्रेशर है 200। ठीक, टेम्परेचर फाइंड करना है तो नीचे जाएंगे एक्स एक्सिस पे, और वेपर प्रेशर फाइंड करना है तो वाई एक्सिस पे आएंगे। तो अब ये पॉइंट ऑलरेडी वाई एक्सिस पर ही है, और जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, जारी बात है। टेम्परेचर देने से फिर वेपर ज़्यादा निकलते हैं तो वेपर प्रेशर फिर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और एक टेम्परेचर आता है 34.6। इस टेम्परेचर पर ये जो वेपर प्रेशर है ये इक्वल हो जाता है 760 के। व्हाट इज 760 टॉर? दिस इज एक्सटर्नल प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब वेपर प्रेशर डाईथाइल ईथर का, ये वेपर प्रेशर ग्राफ है, जब ये 760 वाली लाइन को कट कर रहा है, इसका मतलब है इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू 760 हो गई है। तो ये इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा, नीचे को आप जाएंगे, नीचे को जाएंगे, नीचे को जाएंगे, टेम्परेचर जो होगा वो होगा 34.6, एंड दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाईथाइल ईथर। बाकी ग्राफ आगे ये शो कर रहा है कि आप जब ये सारा लिक्विड वेपर्स में चेंज हो जाएगा, उसके बाद आप मज़ीद हीट करेंगे तो वेपर प्रेशर मज़ीद बढ़ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी फिर बाद में बॉयल होने के बाद। तो वो फिर बाद की वो आगे ये ग्राफ शो कर रहा है। नेक्स्ट दूसरा लिक्विड है इथाइल अल्कोहल, ये उसका ग्राफ है। इसका इसकी जो वेपर प्रेशर की कर्व है ये 760 वाली लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रही है। इस पॉइंट पे आप नीचे जाएं तो टेम्परेचर बनता है 78.3, और इस पॉइंट पर आप इधर देखें तो ये 760 बनता है। इसका मतलब है इस पॉइंट पर इथाइल कोल का जो वेपर प्रेशर है वो 760 हो गया, यानी एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल कोल। और ये वाटर की कर्व है, तो ये 100 पे इसको टच कर रही है। और ये इथाइलिन अल्कोहल की कर्व है, ये 100 से ऊपर, हाँ ये देखें टेम्परेचर 100 से भी आगे चला गया, लेकिन अभी भी
ये कर्व बहुत नीचे है, ये ऊपर नहीं जा रही। इसका मतलब है ये जो लिक्विड है इथाइलिन ग्लाइकोल, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बड़ी स्ट्रांग है। ठीक है। तो इसमें आप 100 डिग्री तक भी इसको हीट करें तो इसका वेपर प्रेशर जो है वो तकरीबन तकरीबन 100 पे रहता है। तो इसको तो अभी और बहुत हीट करना पड़ेगा और टेम्परेचर इसका इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि इसका वेपर प्रेशर जाकर 760 टॉर हो जाए। तो ये 500 600 700 के करीब जाके होगा। सो इथाइलिन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर आप सबको पता है ना, या नहीं पता? दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है जी। ग्लाइकोल हम कहते हैं डाइओल्स को, यानी ऐसे अल्कोहल जिनमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हों उनको हम ग्लाइकोल्स बोलते हैं। और इथाइलिन इस वजह से, इथाइलिन ग्रुप है CH2CH2। सो इसमें OH हैं, और इस वजह से एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी स्ट्रॉन्ग। इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और इसमें फिर ये चेन भी है छोटी सी CH2CH2, तो ये नॉन पोलर पार्ट भी है, लंदन फोर्सेस भी होंगी। ठीक है। इसके बाद किस में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं? वाटर में। उसके बाद इथाइल कोल में सबसे कम या सबसे कमजोर डाईथाइल ईथर में। और इसकी टेक्निकल रीजन भी आपको पता होनी चाहिए। टेक्निकल रीजन क्या है कि डाईथाइल ईथर एक्चुअली नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इनमें लंदन फोर्सेस होती हैं। ठीक है, जो रिलेटिवली वीक फोर्सेस। यहाँ तक क्लियर है जी? समझ आ गई सबको? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाईथाइल ईथर। ठीक है। ये देखें आप, ये इथाइल और ये O, ईथर फंक्शनल ग्रुप। और ये O और C का बॉन्ड पोलर होगा। ठीक है। तो दो पोलर होंगे बॉन्ड्स। बाकी आपको पता है कि O का जो बॉन्ड है वो V शेप का ये बॉन्ड बनाता है, जैसे वाटर में। तो ये पोलर होंगे दोनों बॉन्ड्स, और दोनों की पोलैरिटी को अगर इकट्ठा करें, इनके वेक्टर्स को जमा करें। ठीक है। पोलर बॉन्ड की कितनी पोलैरिटी होती है इसको हम डायपोल मोमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो ये दो डायपोल मोमेंट है, ओवरऑल दोनों को ऐड करें तो ये डायपोल मोमेंट बनेगा, रिजल्टेंट डायपोल। तो ये पोलर है लेकिन हल्का फुल्का है, इतना पोलर नहीं है, क्योंकि दोनों डायपोल मोमेंट ऑलमोस्ट एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट हैं। तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल मार रहे हैं, फुल नहीं कैंसिल कर रहे। अगर ये 180 डिग्री पर होते ना, सीधे सीधे होते, तो फिर एक दूसरे को कैंसिल कर देते। अभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, इसलिए कुछ ना कुछ रिजल्टेंट जो पोलैरिटी है वो इस मॉलिक्यूल में होगी, फुली नॉन पोलर नहीं होगा। ये भी बात क्लियर होगी? ठीक है। अब आपने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखी है, एक्सटर्नल प्रेशर। इसका मतलब है अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर चेंज कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी कंट्रोल्ड कंटेनर के अंदर कोई एक हम कंटेनर ले लेते हैं, या एक कोई वेजल ले लेते हैं, और उस वेजल में हम एयर जो प्रेशर है वो वैक्यूम पंप लगा के कम कर देते हैं।
टू टू 23.7 एयर प्रेशर कर देते हैं। ठीक है, उस कंटेनर के अंदर। अब उसके अंदर एक जो है वो पॉट रख के उसमें वाटर रख के और उसको हीट करें। तो वाटर यानी लिक्विड में से आपको 25 डिग्री पर ही कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ बबल्स नजर आना शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब है कि ये तो 25 डिग्री पर ही बॉयल होना शुरू हो गया है। तो दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज 23.7 टॉर। ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि 25 पर ही जाकर 25 डिग्री पर ही जाकर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 25 पर होता है 23.7। ठीक है। तो दोनों बराबर हो गए, सो वाटर बॉयल होना शुरू हो गया। ठीक है, याद रखें बॉयल होने का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि वो चीज़ गर्म होगी। ये एक मिसकंसेप्शन है। बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जैसे पेट्रोल है, तो वो आम रूम टेम्परेचर पर ही बॉयल हो रहा होता है। थोड़ा सा आप उसको मतलब वो बड़ी जल्दी वेपर्स में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बहुत गर्म है। हम्म? माउंट एवरेस्ट की जो पीक है वहां पर 323 टॉर एयर का प्रेशर है, यानी एक्सटर्नल प्रेशर। तो वहां पर अगर वाटर बॉयल करना चाहें तो जस्ट 69 डिग्री पर ही वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 323 आ जाता है, जो कि एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। सो वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है। और मरी हिल्स माउंट एवरेस्ट से बहुत नीचे हैं। यहाँ पर 700 एक्सटर्नल प्रेशर होता है। तो 98 डिग्री पर वाटर बॉयल हो जाता है। फिर इसी तरह अगर आप कंट्रोल्ड कंटेनर में एक्सटर्नल प्रेशर 1489 कर देते हैं, यानी बढ़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो अब आपको 100 तक वाटर को आपने हीट किया, तो 100 पर तो इसका वेपर प्रेशर 760 टॉर आता है। तो आपको मज़ीद हीट करना पड़ेगा। तो 120 पे जाके वाटर का वेपर प्रेशर 1489 के करीब आ जाता है, इक्वल आ जाता है। सो अगर एक्सटर्नल प्रेशर इतना कर दोगे आप, तो फिर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये फिनोमिनन जो मैंने अभी बोला है ये कुकर में इस्तेमाल होता है। जो प्रेशर कुकर घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये एक क्लोज्ड कंटेनर होता है, एक बंद कंटेनर होता है प्रेशर कुकर। तो वहाँ आपने जो भी चीज़ रखी, फॉर एग्जांपल मीट, वो पानी में डाल के तो प्रेशर कुकर के अंदर रख दिया और हीट करना शुरू किया। तो वहाँ एक्चुअली क्या है, जो वाटर के वेपर्स शुरू शुरू में निकलते हैं उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो वो अंदर ही रहते हैं कंटेनर में। और वो लिक्विड के ऊपर यानी वाटर के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बढ़ा देते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाता है, फिर साथ साथ हीट हो रहा होता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो वाट जो 100 डिग्री टेम्परेचर भी वहाँ पर हो जाता है, लेकिन वाटर बॉयल नहीं हो रहा था 100 डिग्री पर। क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। किस वजह से? वो जो वाटर के वेपर्स निकल रहे थे उनको बाहर कहीं जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो वो जो अंदर वाटर मौजूद है उसकी सरफेस पर मौजूद रहेंगे। तो इस तरह हवा का दबाव यानी एक्सटर्नल प्रेशर वो ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर 100 डिग्री पे भी हम पहुंच जाएंगे तो वाटर बॉयल नहीं होगा। तो हमें मज़ीद हीट करेंगे तो वो 110 से 120 डिग्री पर जाकर वाटर जो है वो बॉयल होगा। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? सपोज 120 पर वाटर बॉयल हो रहा है तो अगर हम ओपन किसी बर्तन में मीट गलाने की कोशिश कर रहे हो, पकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ तो 100 डिग्री टेम्परेचर आएगा, उससे ज़्यादा वाटर का टेम्परेचर आ ही नहीं सकता। मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है।
हाँ, कि बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होता। तो 100 डिग्री अगर ओपन कंटेनर हो तो 100 डिग्री तक हीट आप करें, वाटर बॉयल होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। सारे के सारा वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट गैस स्टेट में चेंज हो जाएगी। हाँ, फिर गैस स्टेट को हीट करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ओपन कंटेनर में अगर हम मीट पकाएं तो टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं जाता, लेकिन प्रेशर कुकर में 120 तक, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चला जाता है। तो फिर कौन सा वाटर ज़्यादा गर्म है, 100 वाला जो कि ओपन कंटेनर में है, या 120 वाला जो प्रेशर कुकर में है? ऑब्वियसली 120 वाला जो प्रेशर कुकर में है, वो ज़्यादा गर्म है, ये ज़्यादा हॉट वाटर है उसकी निस्बत जो जो ओपन किसी बर्तन में या देचकी में आपने उबाला। तो इसलिए जो मीट है वो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जल्दी गल जाता है प्रेशर कुकर में। ठीक है, मीट या कोई भी चीज़ जो आप गलाना चाह रहे हो। क्लियर है जी? वैक्यूम डिस्टिलेशन। हाँ, एक और चीज़ इसमें बड़ी आम सी है, पूछ ली जा सकती है, कि स्टीम ज़्यादा बर्निंग करती है बनिस्बत बॉइलिंग वाटर के। तो इसकी क्या वजह है? आप में से किसी को पता है? स्टीम ज़्यादा बर्निंग करती है, ज़्यादा हाथ को जला सकती है बनिस्बतन आप उबलते हुए पानी में हाथ डाल दें, अगर अल्लाह ना करे, तो आपका हाथ कम जलेगा। जलेगा तो बहुत वो भी, लेकिन उसकी निस्बत स्टीम की निस्बत स्टीम ज़्यादा जला देती। तो क्या रीज़न इसकी हो सकती? ठीक है डी स्टूडेंट्स, हमने देखा कि स्टीम, क्योंकि इसका टेम्परेचर 100 से ज़्यादा हो सकता है, 100 से ज़्यादा। वाटर का नॉर्मल प्रेशर पर 100 से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो सकता, तो इसलिए स्टीम ज़्यादा बर्निंग करती है। ओके। फिर ये वैक्यूम डिस्टिलेशन हमने पढ़ी, दैट इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस। बस सिंपल सी बात है, एनर्जेटिक्स मीन स्टडी ऑफ एनर्जी। और फेज चेंज आपको पता है, ये सॉलिड से लिक्विड होना, या लिक्विड से गैस हो जाना है, या गैस से लिक्विड होना कूल डाउन करने पर, और लिक्विड से सॉलिड होना, या सॉलिड से डायरेक्ट गैस में होना, ये फेज चेंजेस हैं। ओके। तो इसके दौरान एनर्जी चेंज क्या होती है, इस टॉपिक में हमने वो डिस्कस करना है, और कैसे होती है। तो पहले एक डेफिनेशन है इंथैल्पी चेंज, ये आगे भी आएगी। इंथैल्पी चेंज दरअसल हीट को ही बोलते हैं। हीट चेंज, हीट चेंज कह लें या अमाउंट ऑफ हीट कह लें। अमाउंट ऑफ हीट हम बोल लेते हैं इसको, ज़्यादा बेहतर है। अमाउंट ऑफ हीट। आगे मैंने वो शॉर्ट किया हुआ है, एब्जॉर्ब्ड या एवॉल्व्ड, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब या एवॉल्व। एब्जॉर्ब्ड या एवॉल्व्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल चेंज। वैसे हमारा मेन टॉपिक फिजिकल चेंज के बारे में है। तो एनर्जी इंथैल्पी चेंज की डेफिनेशन वसी मानों में यूज होती है, केमिकल चेंज में भी होती है। यानी जब किसी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज हो, या वो या कोई केमिकल रिएक्शन वो करे, तो उस दौरान जितनी हीट एवॉल्व हो या एब्जॉर्ब हो, उस हीट की मिकदार को हम इंथैल्पी चेंज, सिंपल, हीट की मिकदार को हम इंथैल्पी चेंज बोलते हैं। लेकिन कब? जब हम एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रखें, इसको चेंज ना होने दें। और आमतौर पर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट ही होता है ना, हवा का प्रेशर जो है, तो जो रिएक्शन हो रहे होते हैं, तो वो, तो इसलिए, लेकिन इसका जिक्र करना जरूरी है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है।
सिंबल डेल्टा एच है और यूनिट किलो जूल पर मोल है। इसकी तीन बड़ी टाइप्स हैं फेज चेंजिंग के केस में, फेज चेंज के लिहाज से, ठीक है। बाकी और भी टाइप्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन के लिहाज से या केमिकल चेंज जिसको हम बोलते हैं। फिजिकल चेंज के लिहाज से ये तीन इसकी टाइप्स हैं। एक है इंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन। अब फ्यूजन से ज़ाहिर है, फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना। तो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए ऑब्वियसली सब्सटेंस जो है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो हम क्या कहेंगे, हीट एब्जॉर्ब्ड। इसकी डेफिनेशन जो है, when 1 mole of a substance changes from solid to liquid at its boiling point, और आगे एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर तो क्योंकि चेंज होना है, आपने हीट जो कर रहे हैं, तो इसलिए टेम्परेचर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर। टेम्परेचर का, हाँ इम्पोर्टेंट है, मेल्टिंग पॉइंट पर ये काम हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर ने कांस्टेंट ही रहना, ठीक है। तो फ्यूजन को मैं रिपीट कर देता हूँ, इंथैल्पी फ्यूजन को, कि सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट आ चुका है, मेल्टिंग पॉइंट आ चुका है। तो मेल्टिंग पॉइंट पर, मेल्टिंग पॉइंट पर वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसका 1 मोल सब्सटेंस का, कि वो सॉलिड स्टेट से फुल लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट पर। ओके। और इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ये क्या है, कि ये वही है, बस इसमें है लिक्विड टू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट। ओके। यानी वाटर के केस में हम कहेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस हम हीट करते करते कहाँ पर पहुंच गए, 100 पे। तो अब 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड स्टेट भी है और उसमें वेपर्स भी हैं। तो 1 मोल वाटर जो है उसका लिक्विड कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा गैस में चेंज होने के लिए, वो फुल सारे का सारा गैस में चेंज हो जाए बॉइलिंग पॉइंट पर। उससे पहले जितनी हीट दी, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पर जितनी जो हीट वो एब्जॉर्ब करेगा और वो लिक्विड से गैस में सारा चेंज हो जाएगा, वो हीट यहाँ पर काउंट होगी वेपराइजेशन में। और सब्लिमेशन है तीसरा इसमें। सब्लिमेशन में सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, और ये किस, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन पॉइंट बोलते हैं इस टेम्परेचर को। डेफिनेशन होगी कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड is converted into gaseous state या vapor state at its boiling point, और sublimation point, सॉरी, ठीक। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये हीट एब्जॉर्ब क्यों करते हैं। मसलन ये इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, तो हमें लिक्विड को हीट क्यों देनी पड़ रही है गैस स्टेट में चेंज करने के लिए। बिकॉज लिक्विड्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, और उनको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी। हम हीट देंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, तो उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो अल्टीमेटली कमज़ोर पड़ जाएंगी, और फिर इस वजह से वो फिर गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा। इसलिए हमें हीट देनी पड़ती है तीनों के केसेस में। बाकी मैंने समझाने के लिए आपको एक ही एग्जांपल दे दी, समझ आ गई बात। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आमतौर पर होगी, सबसे ज़्यादा वैल्यू। तो इसमें तीनों में सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी सब्लिमेशन वाली हीट, इसकी मिकदार सबसे ज़्यादा है। बिकॉज इसमें क्या होना है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होता है सब्सटेंस। तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत बहुत स्ट्रांग होती हैं,
तो फिर उन्हें वीक करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड। इसके बाद नंबर आता है इसका वेपराइजेशन का। इसमें लिक्विड से गैस में चेंज होती है, करना होता है हमें तो हीट जितनी चाहिए। और सबसे कम जो वैल्यू है वो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की होती है, बिकॉज फ्यूजन में हमने सिर्फ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है ना। तो दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का कुछ ज़्यादा, दोनों स्टेट्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ज़्यादा फर्क नहीं होता। इसलिए आमतौर पर थोड़ी हीट रिक्वायर्ड होती है मेल्टिंग पॉइंट पर एक मोल सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए थोड़ी हीट रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज इन दोनों की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या मैं आपको समझा पाया हूँ? क्यों भाई मेरे नौजवानों? चलें भी, बहुत खुशी होती है मुझे। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। ओके। अब आपको इस तमाम स्टोरी से समझ आ गई कि जैसे ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का सारा खेल है और कुछ भी नहीं है। जैसे ये अब हेलोजेंस को आप देख लें, ये हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो पहले आप मुझे बता दें इनमें से, इनमें कौन सी फोर्सेस होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होंगी? शाबाश। छोटा सा टेस्ट आपका ले रहा हूँ मैं। लंदन फोर्सेस। ठीक है। बस ज्यादा आप ही सुन रहे हो? मारिया, अजीज, फातिमा, तंजीला, बाकी बच्चे किधर हैं? नहीं पता उनको। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो हो गई लंदन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी हैं हेलोजन के मॉलिक्यूल्स में? दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। शाबाश, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, बिल्कुल ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स, इन ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, दो एटम्स के दरमियान। जैसे F2 के केस में F और F और F का आपस में जो बॉन्ड है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड, और उसको हम बोल रहे हैं इंट्रा। इंट्रा मैंने बोला था विद इन, विद इन यानी अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर। तो वो कोवलेंट बॉन्ड है। मेरा क्वेश्चन आपसे था इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो मैंने पहला क्वेश्चन किया था। तो वो होती हैं मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, यानी एक F2 का दूसरे F2 के साथ जो अट्रैक्टिव फोर्सेस बनेंगी दैट इज कॉल्ड लंदन फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। तो अब आपको फर्क पता चल गया है? डिफरेंस पता चल गया है? देखें मेरी बात सुने, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का बॉन्ड से कोई ताल्लुक इस तरह का नहीं है। आप इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कहेंगे तो आप तो बहुत बड़े उल्लू हैं। हम्म। क्योंकि वो
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो हमने पढ़ा है, वो चार टाइप्स की हैं, उसमें आयनिक कोवलेंट बॉन्ड का तो नाम ही नहीं आता। ये जो आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड वगैरह होते हैं, ये विद इन अ मॉलिक्यूल होते हैं। एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो है वो हम जो इनकी अट्रैक्टिव फोर्स बनती है उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। और वो डाइपोल डाइपोल हो सकती है, आयन डाइपोल हो सकती है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल हो सकती है, या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल हो सकती है, और हार्ड एंड बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है जी। कोई डाउट शाउट? तो डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन देखें आपने, किसी को सुनाना नहीं है, बस एजुकेशन सिस्टम का इशू है वो। आता है सब नहीं है, तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि ये चीज क्या है, और किया करें और फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व किया करें गूगल पे सर्च करके। एक एक टॉपिक का बेशक इंटर और इंट्रा पे ही एमसीक्यूज ढूंढ लें, में भी मिल ही जाए। ठीक है, ये जो जितनी भी आपने पढ़ी बॉइलिंग पॉइंट और ये जो भी आपने इंथाल्पी चेंजेस पढ़ी, इन सब का ताल्लुक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस से है। मैं अगेन क्लियर कर दूं, याद रखें, इंटर से, इंट्रा से कोई नहीं। सो अब हेलोजेंस के केस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस लंदन फोर्सेस हैं, तो सबसे स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आयोडीन में होंगी। ठीक है, बिकॉज मैंने आपको उसकी रीजंस पढ़ाई हैं, साइज इसका ज़्यादा है। सो इसलिए इसकी जो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है उसकी वैल्यू इन चारों में सबसे ज़्यादा है। तो आपको इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ती है बॉइलिंग पॉइंट पर। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड स्टेट के, उसको गैस में चेंज करने के लिए। आयोडीन तो वैसे लिक्विड स्टेट में आती नहीं है, वो सॉलिड से डायरेक्ट ही गैस में जाएगी। बाकी रूम टेम्परेचर पर फ्लोरीन और क्लोरीन ऑलरेडी गैस होती हैं। ठीक है, इतनी इनमें कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं कि रूम टेम्परेचर पर ऑलरेडी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड होती है और आयोडीन सॉलिड है। ठीक है जी। इसी तरह ये हाइड्रोकार्बन्स का कंपैरिजन है, यही लॉजिक आपने देनी है। इस तरह इन चार का कंपैरिजन है, वाटर का NH3 का HCl का SO3 का। तो यही रीज़न आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से आपने ये रीज़न एक्सप्लेन करनी है कि किसी की ज़्यादा क्यों है, डेल्टा HV, और कम क्यों है। जैसे ये क्या आपने लिखा है, 184.4 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड? मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्लियर करना चाह रहा हूँ। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो सब्लिमेशन पॉइंट एक्चुअली आप इसे कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी कह लें, बिकॉज इसमें सॉलिड ही डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाएगा। अच्छा, फेज चेंजेस और डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये एक छोटा सा टॉपिक है कि जब भी फेज चेंज होती है, सपोज लिक्विड से वेपर या गैस स्टेट में किसी सब्सटेंस को आपने चेंज करना है, तो बीच में जो है वो बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट पर दोनों, बॉइलिंग पॉइंट पर फेज चेंज हो रही है ना। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट पर दोनों स्टेट्स का इक्विलिब्रियम मौजूद होगा, गैस स्टेट का भी लिक्विड स्टेट का। इसी तरह सपोज
आप वाटर को फ्रीज कर रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज कर रहे हैं कूल डाउन करके। तो लिक्विड और सॉलिड दोनों के बीच में जो एक टेम्परेचर आएगा 0 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट। और इस टेम्परेचर पर लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट्स आपस में डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगी, जीरो पर। जीरो से अगर आप मजीद नीचे जाएंगे, मजीद कूलिंग की तरफ जाएंगे, यानी -1, जीरो से ऊपर जितना भी, जीरो से ऊपर चाहे -0.00001 ही क्यों ना हो, जीरो से ऊपर हो, तो फिर वो लिक्विड स्टेट नहीं रहेगी, फिर वो सारी ही सॉलिड स्टेट हो जाएगी। ठीक है। और जीरो से नीचे, नीचे सॉरी, जीरो से ऊपर, जीरो से ऊपर जो है प्लस में, चाहे वो 0.00001 ही क्यों ना हो, क्यों कितनी छोटी वैल्यू क्यों ना हो, वहां पर लिक्विड स्टेट होगी। ठीक है। तो एक्चुअली हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा है, छोटा सा ये टॉपिक है कि जब भी फेज चेंज होती है तो दरमियान में एक टेम्परेचर, वो फेज चेंज जब भी होती है तो एक टेम्परेचर बीच में आता है। बीच में कह लें, या क्या वर्ड यूज करना चाहिए, इस चलें बीच में क्या लें, एक टेम्परेचर आता है, जैसे अगर आपने फ्रीज करना है, सॉलिड स्टेट में चेंज करना है लिक्विड स्टेट को, तो फिर ये बीच में फ्रीजिंग पॉइंट एक आएगा। फ्रीजिंग पॉइंट पर दोनों स्टेट्स इक्विलिब्रियम में होंगी। अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे को जाएंगे तो सॉलिड बन जाएगी, फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर रहेंगे तो लिक्विड रहेगी। फ्रीजिंग पॉइंट पर दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगी। तो एक्चुअली वो ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे जितने भी फिजिकल चेंजेस हों या केमिकल चेंज हो, इन सब में अल्टीमेटली एक डायनामिक इक्विलिब्रियम जरूर कायम होता है। ठीक है जी। यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक, और बाकी फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब मैं आपके क्वेश्चंस देख लेता हूँ। तो मेहरान अली का क्वेश्चन है जी, एक आयोडीन की दूसरे आयोडीन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ये क्वेश्चन है। तो जी बिल्कुल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि कन्वेंशनली हम ये वर्ड्स नहीं बोलते, इन इसके लिए हम बोलते हैं नॉन पोलर के लिए लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है, या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, तो ये आप बोलें वर्ड्स। तो डेफिनेटली चारों हेलोजेंस में से आयोडीन के एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, जो यानी जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोल देते हैं, ठीक, वो स्ट्रांग होंगी बाकी हेलोजेंस के नस्बत। उसकी रीज़न मैंने आपको पढ़ाई थी। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के फैक्टर्स में आपने उसको देख लेना है कि साइज अगर ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल का, तो ऑब्वियसली फोर्सेस जो हैं वो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो ज़्यादा होंगी। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आपने कहा कि जब के, यानी आप ना पिछली बात को इससे रिलेट करना चाह रहे हो, जबकि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस तो इंक्रीज हो जाता है डाउन डाउन द हेलोजेंस, यानी डाउन द ग्रुप आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है। जी बिल्कुल, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस तो इंक्रीज होता है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं जो एक कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, और उसमें जो दो एटम्स हैं दोनों के न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ऑब्वियसली जब बॉन्ड बनाने वाले एटम्स बड़े हो जाएंगे, बड़े होंगे, तो फिर उनके न्यूक्लियर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो तो ज़्यादा होगा ही होगा, इसमें तो कोई बात नहीं। तो इसका
इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, उसका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने आपको जितनी भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ाई हैं, पढ़ाया ना मैंने ऊपर आपको, मैंने कहीं डायपोल डायपोल में पढ़ाया हो, डायपोल डायपोल के भी फैक्टर्स मैंने आपको पढ़े कि दो फैक्टर्स हैं जिस पर ये डिपेंड करती हैं। मैंने आपको फिर फैक्टर्स पढ़ाए लर्नर डिस्पर्शन फोर्सेस के, उसमें तीन फैक्टर्स हमने पढ़े। कहीं भी मैंने इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जिक्र ही नहीं किया। ठीक है, तो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, आप में से कोई बता सकता है मेहरान को कि ये उसने क्यों दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया, या आपको समझ नहीं आ रही कि वो क्या कहना चाह रहा है? कमेंट करें ज़रा। ये सबको पता है ना, दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन। किसी को इसमें डाउट है? ये ओके, दिस इज द अदर मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन। ठीक है, ये अब ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ये इस फर्ज करें इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, ये बन गया इंड्यूस डाइपोल। इसकी तरफ पार्शियल पॉजिटिव होगा और इस तरफ पार्शियल नेगेटिव होगा। तो ये जो इन दोनों के बीच में फोर्स होगी, ये वाली अट्रैक्टिव फोर्स, ये वाली, दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और आगे ये उसकी टाइप है लंदन फोर्सेस। ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है। ये मैंने आपसे पूछा था, ये फोर्स डिसाइड करती है बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन या हीट ऑफ सब्लिमेशन वगैरह वगैरह, जो भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, मेन ये दो ही हैं, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, और ये हीट ऑफ सब्लिमेशन, आयोडीन के केस में हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, ये फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स है, ये अंदर जो मॉलिक्यूल के है वो फोर्स नहीं डिसाइड करती भाई। मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी फोर्स है जो दो एटम्स को जुड़े हुए हैं? ये कि कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज इंट्रा, इंट्रा का कोई ताल्लुक नहीं है उसके, क्योंकि वो तो मॉलिक्यूल के अंदर है। वो एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से जो लिंक बन रहा है, वो तो इंटर से बन रहा है ना, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से बन। तो अगर ये स्ट्रांग होगी तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, और इन इसको वेपर में फिर एक मॉलिक्यूल को दूसरे से अलग करके वेपर में चेंज करना मुश्किल होगा, तो आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी ताकि ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से अलग हो जाए। तो बॉइलिंग पॉइंट हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, एवेपोरेशन हो, वेपर प्रेशर हो, या इंथैल्पी चेंज हो, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन चीजों को डिसाइड करती है, नॉट इंट्रा, नॉट इंट्रा। हाँ, आयनिक कंपाउंड्स में, अब मैं दूसरी बात, आयनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स नहीं होते, तो फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी नहीं होगी। सिंपल सी बात है। फिर उनके केस में जो इंट्रा, यानी उसको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर बोल देते हैं, एक्चुअली उसमें तो मॉलिक्यूल तो होता नहीं, तो वो फोर्स कौन सी होती है? आयनिक बॉन्ड होता है। तो उस केस में जो आयनिक बॉन्ड है वो, आयनिक आयनिक कंपाउंड्स के केस में आयनिक बॉन्ड डिसाइड करता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये वो फला फला। ठीक है,
लेकिन जिन कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं उन कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड डिसाइड नहीं करता, बल्कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिसाइड करती है। मेरी ये बात आप समझ गए हैं अब? तो इसलिए मेहरान, ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, जिसे हम कोवलेंट बॉन्ड भी, बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ का इस एक एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स में जितनी भी बॉन्ड लेंथ हो भाई, उस उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये बॉन्ड लेंथ तो नहीं है। आपने इस लेंथ को इस डिस्टेंस के साथ, यानी इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस के साथ मिक्स किया हुआ। यानी आपको क्लैरिटी नहीं है कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस किसको बोलते हैं और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस किसको बोलते हैं, क्या होता है। अब कुछ अफाका हुआ मेहरान, समझ आ गई? अब यहाँ आप अप्लाई कर दें कूलम लॉ। अगर हम इंटर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें ना, इंटर की तो फिर कूलम लॉ अप्लाई करें, आप यहाँ पे कर लें। ठीक है, फिर डिस्टेंस, अगर आप इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो फिर डिस्टेंस भी इंटर मॉलिक्यूलर लो ना। इंट्रा मॉलिक्यूलर क्यों ले रहे हो डिस्टेंस भाई? समझ आ रहे हो ये जो आपने जब के बाद जो आगे किया हुआ है? ऊपर आपने इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की बात की है और आगे आपने इंट्रा की बात की हुई है। ठीक है। अगर आपने जो है वो एक एटम की मॉलिक्यूल के अंदर ही एक एटम की दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है उसका डिसाइड करना है, तो फिर आप बॉन्ड लेंथ का जिक्र करो और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का करो। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या है, तो फिर एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से जो डिस्टेंस है वो आएगा, काउंट होगा। ये वाला नहीं काउंट होगा। ठीक है, मैं बड़ी डिटेल से और तसल्ली से आपको ये चीज़ समझा दी। होपफुली कि ये आपको क्लियर हो जाएगा। जज़ब अली का क्वेश्चन रह गया। वो है कि टेम्परेचर और हीट में, वैसे आगे हमारा टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री, उसमें आ जाएगा। टेम्परेचर को आपने गैसेस के चैप्टर में पढ़ा कि टेम्परेचर इज द मैयर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। और इसकी कोई इक्वेशन आपसे पूछे तो आपने वही काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन दे देनी है जो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में है। थ्री काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 RT/2 Na, ये रिलेशनशिप है। बाकी जो हीट है ये एक एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट, बिल्कुल, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो सिस्टम को दी जाती है, जिसके नतीजे में सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। देखें, थोड़ा सा फर्क है ना, हीट और टेम्परेचर। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो सिस्टम को अगर दें, किसी भी सिस्टम को हीट दें तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब दोनों में फर्क है ना। और इसी तरह अगर सिस्टम से हीट रिमूव करें, निकालें, तो यानी दूसरे लफ्जों में आप कह लें सिस्टम से एनर्जी निकाल दें, तो फिर सिस्टम का टेम्परेचर गिर जाता है, डाउन हो जाता है। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मूव्स across the border of system and surrounding due to difference in temperature between system and surrounding। हीट हमेशा तब मूव करेगी सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ जब दोनों में टेम्परेचर का फर्क होगा।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आइस है 0 डिग्री पर, और आपने उसको एक फ्रिज में रख दिया, उसका टेम्परेचर भी 0 है, तो आइस पिघलेगी नहीं, और ना ही मजीद ठंडी होगी, क्योंकि सराउंडिंग जो आपने उसको दी है उसका टेम्परेचर भी वही है, आइस का भी वही है, तो हीट फ्लो नहीं करेगी। हाँ, आप आइस को निकाल के बाहर रख दें, और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर और है, फर्ज करें 30 है, और आइस का 0 है, अब हीट मूव करना शुरू कर देगी सिस्टम से, सॉरी सराउंडिंग से सिस्टम यानी आइस की तरफ मूव करेगी। हाँ जी। तो बैटरी में जो करंट है यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो भी वोल्टेज के डिफरेंस की वजह से करता है, कि एक एक पॉइंट पे वो जो वोल्टेज है वो कम है, दूसरे पे ज्यादा है, दोनों पॉइंट्स में वोल्टेज का डिफरेंस है, तो इस ये डिफरेंस एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल रहे हैं, वो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं, फ्लो करते हैं। ये हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी देखेंगे कि वो ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, वहाँ भी आप मुझे बताना, मैं आपको समझाऊंगा। अव्वल तो मुझे मैं वो समझा ही देते हैं सारा कुछ, तो उसमें फिजिक्स की भी ये बात भी आ जाएगी कि ये डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है और कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और थैंक यू वेरी मच। तैयारी करें साथ साथ, ठीक है, टेस्ट अटेम्प्ट किया करें, टाइम बिल्कुल ना जाया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।